हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है आपका चैप्टर नंबर 4 उसके एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर उसको जान लीजिए, ठीक है, उसको सुन लीजिए। कोई भी ये वीडियो डायरेक्ट नहीं देखेगा। अगर डायरेक्ट देखेगा तो उसको एक भी क्वेश्चन उसके समझ से बाहर होगा। कोई भी अगर वीडियो डायरेक्ट देखेगा तो उसके समझ से बाहर होगा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो क्या है, आप किसी भी वेल रिप्यूटेड टीचर की यूट्यूब पे पहले वन शॉट देख लो, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा है स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर में तो वेल एंड गुड। ऑल तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताता चलूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप वन शॉट देख के आते हो, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देखो किसी भी वेल रिप्यूटेड टीचर का यूट्यूब पे, उसके बाद ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सॉल्ट्स ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, 1 to 17 यानी ग्रुप नंबर 1 to 17 के जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उसके सॉल्ट किस कलर के होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है बेटा, समझिएगा। अब देखो, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देख लो। ग्रुप नंबर 1 2 आएगा, उसके बाद आएगा ग्रुप नंबर 13 to 17। ठीक है, इसके जो एलिमेंट होते हैं या इसके जो एलिमेंट के सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। और जो बीच में आता है आपका, जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको आप कहते हो, ठीक है, जो आता है ग्रुप नंबर 3 to 12, इसके बेसिकली जो होते हैं वो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। इसके जो सॉल्ट होते हैं कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ग्रुप नंबर 1 to 17 जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होंगे आपके कलरलेस। समझ रहे हो ना अच्छे से। ग्रुप नंबर 1 to 17 में जनरली पूछा है, यानी इस चीज़ को उसने काउंट नहीं किया है। ठीक है, इस चीज़ को काउंट करता तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाती। इस चीज़ को उसने काउंट नहीं किया है, उसने जनरली पूछा है। अगर इसी को थोड़ा डिटेल वे में पूछता या थोड़ा सा बेटर वे में पूछता, मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने वालों ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। ऑल दो क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया वो यही लिखा था, इस वजह से मैंने इसी क्वेश्चन को एज इट इज़ उठाया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा जनरली पूछ रहा है तो जनरली तो कलरलेस ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो बनते हैं सॉल्ट वो कलरलेस ही बनते हैं। ठीक है, चलिए इस वजह से मैंने आपको डिटेल भी बता दिया है ताकि आप कन्फ्यूज न रहो। अगर इसका पूछेगा डायरेक्ट तो आपको बता ही दिया कलरलेस होते हैं, इसका पूछेगा तो कलर्ड होते हैं। अभी कलर्ड कौन कौन से होते हैं वो भी आगे बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। बोथ अमोनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफाइंग डैश ऑफ सॉल्ट्स। देखो अब समझना, उसी पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी हम कटायन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसका? कटायन का। ठीक है, तो आप सॉल्ट का पहले सॉल्यूशन बनाओगे। क्या बनाओगे? पहले सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाओगे और उसको 4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग तरीके से क्या कर लोगे? उस सॉल्यूशन को फिलअप कर लोगे। आप जैसे मान लो किसी भी सॉल्ट का, जैसे मान लो FeCl3 एक सॉल्ट है, फेरिक क्लोराइड। इसका पहले आपने क्या बनाया? सॉल्यूशन बना लिया, यानी इसमें वाटर डाल दिया तो इसका सॉल्यूशन बन गया। चारों में FeCl3 को क्या कर लिया? आपने भर लिया टेस्ट ट्यूब में। एक में आप NaOH डालोगे, इसका बिहेवियर देखोगे। फिर आप एक में एक्सेस NaOH डाल दोगे, फिर इसका बिहेवियर देखोगे। ठीक है, एक में आप फिर NH4OH डालोगे, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका बिहेवियर देखोगे। फिर एक में आप एक्सेस NH4OH डाल दोगे, उसके बाद इसका बिहेवियर देखोगे। एक बार देख लो फिर से। FeCl3 था मान लो, NaOH डाला, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ PPT मिलेगा। ठीक है, अब जब PPT मिलने के बाद
इसमें जब आप एक्सेस NaOH डालोगे, अलग वाले में नहीं डालना है, समझना मेरी बात। पीपीटी मिलने के बाद उसके बाद पीपीटी का बिहेवियर चेक करोगे। अब जब आप इसमें फिर से यानी इस चीज़ को जब आप कंटिन्यू करोगे, इसमें एक्सेस NaOH डाल के फिर इसका बिहेवियर देखोगे कि जो पीपीटी था वो एक्सेस NaOH में सॉल्युबल है या नहीं, उस बिहेवियर को फिर नोट करोगे, ठीक है। और ये दोनों अलग केस है। NH4OH के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे कोई कलर का पीपीटी मिलेगा। फिर इस पीपीटी का बिहेवियर देखने के लिए इसमें आप क्या करोगे, एक्सेस यानी NH4OH की मात्रा और बढ़ा दोगे सॉल्यूशन के अंदर। फिर देखोगे ये जो पीपीटी बना है ये इसके अंदर सॉल्युबल है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कटायन का आइडेंटिफिकेशन करते हो सॉल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा था कि अमोनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस चीज़ को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कटायन को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, वही चीज़ है, अगर कैल्शियम का सॉल्ट लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है, तो हमको किस कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। तो आप ध्यान रखना कैल्शियम में हमेशा वाइट कलर का प्रिसिपिटेट ही मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक एल्कली। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक एल्कली है, यानी एक वीक बेस है, ठीक है। अगर वीक बेस होगा, वीक बेस का मतलब क्या है, वीक बेस का मतलब ये है कि उसके जो OH माइनस आयन है वो इनसफिशिएंट है, यानी वो कम टूट रहे हैं, ठीक है ना। विच डिसोसिएट पार्शली टू फर्निश इनसफिशिएंट OH माइनस आयन, वही चीज़ मैंने बताया कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है तो उसके जो OH माइनस आयन टूटने की जो क्षमता होगी या जो उसकी मात्रा होगी, मात्रा समझते हो ना, क्षमता मतलब कैपेबिलिटी और मात्रा मतलब अमाउंट, उसकी क्षमता भी कम होगी और अमाउंट भी कम होगा, यानी इनसफिशिएंट होगा। अब देखो, अब समझना मेरी बात, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे टूटेगा तो जो सॉल्ट का जो कटायन पार्ट है, सॉल्ट का जो कटायन पार्ट है वो OH माइनस आयन के साथ धीरे धीरे मिलेगा, और जब धीरे धीरे मिलेगा तो प्रिसिपिटेट बनने में क्या होगा, धीरे धीरे प्रिसिपिटेट बनेगा, कम अमाउंट में प्रिसिपिटेट बनेगा, और जब कम अमाउंट में प्रिसिपिटेट बनेगा तो वो प्रिसिपिटेट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। समझ लो मेरी बात अच्छे से, ठीक है। एक रिएक्शन के ज़रिए समझाता हूँ, समझना अच्छे से, ठीक है। मान लो आपने लिया है कैल्शियम सल्फेट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, और आपने ले लिया NH4OH, ठीक है। कैल्शियम ना लो, आप ले लो PbSO4 ले लो, चलो ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो है NH4O के साथ पीपीटी देता ही नहीं है, कम ज़्यादा बात की बातें देता ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से आपको मिलेगा PbOH ट्वाइस और प्लस में NH4SO4। अब यही चीज़ है कि अगर OH माइनस आयन की मात्रा ही कम है तो PbOH माइनस 2 का जो PPT बनेगा, यहाँ पर बना है PPT, ये डाउनवर्ड एरो PPT को दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड एरो दिखा रहा है कि OH माइनस आयन की जो मात्रा है वो कम है। PPT यहाँ पर कम बना है, PPT कम बना है तो जाहिर सी बात है जो भी इसका, अब जाहिर सी बात ये अकेला तो रहेगा नहीं, अगर PPT की मात्रा कम है ना तो इसका जो ये अपने सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मात्रा ज़्यादा होती तो उसको सॉल्युबल होने में दिक्कत होती अपने सॉल्यूशन में, लेकिन इसकी मात्रा कम है, इस वजह से ये अपने सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले में इनसफिशिएंट होगा, सेकंड वाले में सॉल्युबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा बताता हुआ चल रहा हूँ साथ ही साथ, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि पहले आप वन शॉट किसी का देख लो, ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट। अब देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर एसिड कैरेक्टर और बेस कैरेक्टर दोनों मौजूद हो। अब वही चीज़ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड किस किस चीज़ों से रिएक्ट करेंगी, मैंने अभी बता ही दिया है कि एम्फोटेरिक के मतलब में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जिसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों, यानी वो दोनों से रिएक्ट कर जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट इज। कॉपर की वैलेंसी कॉपर सल्फेट में कितनी होती है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, अब देखो सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर भी जाहिर सी बात है 2 है, तभी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे Cu2SO4 2 लिख सकते हैं, और फिर बाद में क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो CuSO4 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 8-9 में पढ़ी होंगी, कैसे फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो कॉपर की वैलेंसी कॉपर सल्फेट में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर जनरली कलर्ड। इस तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनमें से कुछ, सब नहीं, उसमें भी कुछ वाइट होते हैं, कुछ एलिमेंट के जो सॉल्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिजल्ट फाइनली इन डिसोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फर्स्ट फॉर्म्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्सेस में डाल देंगे उसके अंदर, तो वो पीपीटी जो पहले बना हुआ था उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी जो पहले वो इनसॉल्युबल था बाद में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटा फिर वही चीज़, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ होता नहीं है, देख लो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे आप, ठीक है, और आपने मान लो ZnSO4 ले लिया। ठीक है, देखो कुछ होगा नहीं, समझो। पहले शुरुआत में बनेगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका पीपीटी बनेगा, और प्लस में NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनेगा। जब इस चीज़ में आप एक्सेस, यानी ये आपका बन चुका प्रोडक्ट, अब इस चीज़ में आप एक्सेस जब NH4OH डाल दोगे, NH4OH डाल दोगे ना, समझ रहे हो कि नहीं? तब इस चीज़ में आप एक्सेस NH4OH डाल दोगे, तब देखो क्या बनेगा, समझना थोड़ा सा। तो आप तो यहाँ पे आपका जब आप इस चीज़ में आप एक्सेस NaOH डाल दोगे ना, तो ये जो पीपीटी बना था, प्रोडक्ट जो भी बने वो हमसे मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम वहाँ पे इस चीज़ का कुछ मतलब, इस क्वेश्चन में उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट बता भी नहीं रहा हूँ। जब आप NH4OH इसमें फिर से डाल दोगे तो जो पीपीटी बना था ना, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व समझ रहे हो ना, यानी सॉल्युबल हो जाएगा, पीपीटी सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा आपका ZnSO4 है। ओके, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है। लिखा है अ सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स अ डर्टी ग्रीन पीपीटी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। डर्टी ग्रीन पीपीटी आपका बेटा Fe+2 देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, Fe+2, ठीक है। जब आप इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपीटी बनता है वो डर्टी ग्रीन बनता है। क्या बनता है? डर्टी ग्रीन। Fe+3 को अगर आप करा देते अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पर जो पीपीटी बनता है, डाउनवर्ड एरो का मतलब समझना, पीपीटी बन रहा है, तो यहाँ पर ये बनता है रेडिश ब्राउन। ये सब कलर हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या है बेटा? रेडिश ब्राउन। क्लियर है अच्छे से? ओके, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस का मतलब ही होता है Fe+2। Fe+3 को कहते हैं फेरिक, नाम चाहो तो लिख लो। Fe+2 को फेरस कहेंगे, फेरिक कहेंगे Fe+3 को, फेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लिखा है विच सोल्यूशन गिव्स अ वाइट पीपीटी विद एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इनमें से कौन सा वाइट पीपीटी देगा
एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। अब देखो आयरन सेकंड सल्फेट तो नहीं देगा, आयरन का मैंने अभी बताया आपको डर्टी ग्रीन देता है, ठीक है। आयरन +3 या Fe+3 क्या देता है, रेडिश ब्राउन देता है, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। कॉपर नाइट्रेट या Cu+2, अब देख लो Cu+2 जो है, Cu का जो सॉल्ट होता है ये ब्लू कलर का होता है, और जो इसका पीपीटी बनता है वो होता है पेल ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर का पीपीटी बनता है। जब भी आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओ या NH4OH के साथ कराओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ कराओगे तो पेल ब्लू कलर का पीपीटी मिलेगा आपको। ले जे के बजाय लेड नाइट्रेट यानी Pb, तो यही आपका वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। ये भी आपको बल्कि वाइट नहीं देता है, चौकी वाइट देता है। Pb+2 जो है, इसको जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो ये आपका चौकी वाइट पीपीटी देता है, लेकिन यहाँ पे चौकी वाइट लिखा नहीं तो आप वाइट से ही काम चला लो। चौकी वाइट समझ रहे हो ना, चौक कलर का। जो प्योर वाइट देता है वो आपका कैल्शियम देता है, वो भी सिर्फ NaOH के केस में, NH4OH के केस में वो पीपीटी देता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द ऑड वन विद रीजन, नोट वैलेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑड वन है, यानी इसमें से इन चार में से तीन एक तरह के हैं और एक जो है बीच में वो एकदम अलग से आके बैठ गया है। फिर उसने कह दिया है कि नोट कर लो वैलेंसी क्राइटेरिया नहीं है, यानी आप ये मत सोच लेना कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, Zn की वैलेंसी 2, Mg की वैलेंसी 2, Pb की वैलेंसी 2 और Al की वैलेंसी 3 है यहाँ पे, तो AlOH3 अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले लिख दिया कि वैलेंसी एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा अब समझो मेरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की जब बात होगी, एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड की जब बात होगी, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड लिख लो अच्छे से, OXIDE होगा, ठीक है। तो इसमें आप 3 चीज़ें ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म जल यानी जिंक, एल्यूमिनियम, स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है बेटा, क्या हो गया, और लेड। ये तीनों चीज़ें एम्फोटेरिक नेचर की होती है, यानी इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब, जिंक है, एल्युमिनियम है और लेड है, तो ये तीनों तो एम्फोटेरिक नेचर की हो गई। बचा ले देखे ये एम्फोटेरिक नेचर का नहीं है, तो इसको लिख लो, ठीक है। MgOH ट्वाइस जो है ये कौन से नेचर का है बताओ, ये आपका बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़, द गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली। अब देखो समझ लो, एल्युमिनियम का रिएक्शन जब आप बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली का मतलब है कि NaOH, ठीक है, इसका रिएक्शन जब बॉइलिंग भी बात कर रहे थे यानी H2O भी होगा साथ में, इसका जब आप रिएक्शन कराते हो ना तो सोडियम एल्यूमिनेट आपको मिलता है, ठीक है, यानी AaNaAlO2 आपको मिलेगा साथ में, और साथ में H2 गैस लिबरेट करती है। इसको बाद में बैलेंस कर लो, वो आपके ऊपर है, मैं बैलेंसिंग करने नहीं बैठा हूँ, ठीक है, समझ गया ना। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब आप बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कलाई के साथ कराओगे यानी NaOH और H2O के साथ मिला के, तो सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा आपको NaAlO2 और साथ में H2 गैस लिबरेट करेगी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है उन तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।